जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मैं आज के व्लॉग का आगाज़ एक छोटे से वाक़े बल्कि बहुत बड़े वाक़े से करना चाहता हूं और फिर उस वाक़े को जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की उसके साथ जोड़ के देखेंगे। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या परवरदिगार, क्या आपको भी कभी हंसी आती है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, मुझे हंसी आती है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि किन मौके पे आपको हंसी आती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं किसी शख्स को कोई चीज़ देना चाहता हूँ और सारी दुनिया उससे वो चीज़ छीनना चाहती हो तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मैं ये सोच के हंसता हूँ कि ये चीज़ है जो मेरी है और जिसे मैंने ही किसी को देना है और ये दुनिया उसको रोकना चाहती है। तो कितने बेवकूफ़ लोग हैं ये। और उसके बाद दूसरा मौका वो आता है जब मैं किसी से कुछ चीज़ छीनना चाहता हूँ और पूरी दुनिया मिल के उस चीज़ को उसके पास रखना चाहती है, तो मुझे फिर उस वक्त भी बड़ी हंसी आती है कि ये तो मेरा इख्तियार है कि मैंने किससे क्या छीनना है और ये लोग उसको उसके पास रखना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अब ये जो वाक़या है इसका मौजूदा सिनेरियो के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वो गहरा ताल्लुक़ इस तरह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि सारी सियासी जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, या इस्टेब्लिशमेंट भी या रियासत भी, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं। इन सब की कोशिश है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। लेकिन आप देख लें, पिछले जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने यह फैसला किया हुआ है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हर सूरत चीफ जस्टिस बनाना है। लिहाजा ये सब लोग एफर्ट करने के बावजूद भी वो मसला हल नहीं कर पा रहे। और सेम इसी तरह ऐसे महसूस होता है कि ये पूरी गवर्नमेंट, पूरा सिस्टम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस रखना चाहती है, लेकिन हालात इस तरह बनते जा रहे हैं कि अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर होकर रहेंगे। ये जो सिनेरियो है इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की डिमांड्स क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार क्या है, गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर क्यों इक्तफा कर रही है, और ये जो 8 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसने क्या किरदार अदा किया सारे मामले में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बिल ला रही है उसका मकसद क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल आखिर गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद एक पैकेज लाना चाह रहा है आईनी तरामीम का, और ये वो पैकेज है जिसका हम बार बार आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स में बता चुके हैं और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि ये सब की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना चाहते हैं ताकि उस एक फ़ैसले से जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है उनको भी मज़ीद 3 साल मिल जाएँ, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रात को भी 3 साल मिल जाएँ, तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको भी 3 साल मिल जाएँ, और साथ साथ आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी 3 साल का इजाफा हो जाए। और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, और ये हमारा ये चैनल जो है पहला चैनल है जिसमें हमने डिटेल के साथ गवर्नमेंट की इन आईनी तरामीम के बारे में बताया, और उस वक्त बताया जब गवर्नमेंट बार बार इनकार कर रही थी कि इस टाइप का हमारे पास कोई बिल नहीं है, हम इस टाइप की कोई तरमीम नहीं करना चाहते, हमारा तो ये मकसद ही नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन हम बार बार आपको बता रहे थे कि गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, तो अब वो प्लान बहरहाल आपके सामने आ गया। अब सवाल ये है कि इन तरामीम का मकसद क्या है। ये तरामीम बहुत ज़्यादा हैं, इनके अंदर कोई मेरा ख्याल 24 या 25 तरामीम है, कुछ लोग कह रहे हैं 54 तरामीम है, कोई कहते हैं 13 तरामीम है, क्योंकि अभी तक कोई बिल सामने नहीं आया। लेकिन अब आप ये समझ लें कि तकरीबन 24 के करीब ये या 23 के करीब ये तरामीम हैं जो आपके सामने किसी न किसी वक्त आ जाएंगे। अब इन तरामीम का मकसद क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक ही है, और वह मकसद है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बनाना, यानी उनके रास्ते में रुकावट बनाना। अब मसला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रास्ते में रुकावट क्यों बनाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है बार बार कि हमारे चीफ जस्टिस आ रहे हैं, और जब ये आएंगे तो उसके बाद ये जो इलेक्शन है उसकी फ़ाइलें खोलेंगे, और जब वो इलेक्शन के ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बनाएंगे और जब सबके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 खुलेंगे तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी, और साथ ही इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई का ऑर्डर भी आ जाएगा। तो ये नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल बना रही थी, और उसने इतनी मरतबा बनाया कि गवर्नमेंट डर गई, और गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि कहीं वाकई ऐसा ना हो जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएं
और उसके बाद वो एक तहकीकाती कमीशन बना दें और वो तहकीकाती कमीशन 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उनको खोल दें। और साथ साथ वो इमरान खान साहब के जो खिलाफ केसेस बन रहे हैं उन सब को फारिग करके इमरान खान साहब की रिहाई का ऑर्डर न दे दें कहीं। और अगर ये हो गया तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और वो एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक इस पूरे सिस्टम की मत मार के रखते हैं। और दूसरा ये है कि जब ये फाइलें खुलेंगी तो ये जाहिर है इनके पास मैंडेट तो है नहीं, तकरीबन 17 या 20 सीटें इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ये हकीकत भी है। और जो ही ये तहकीकात होंगी, जो ही ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 खुलेंगे तो ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। अब इस सूरत हाल से बचने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को रिटेन कर लें, यानी उन्हें मज़ीद 3 साल मिल जाएं। और अगर 3 साल मिल जाते हैं तो इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और हो सकता है जस्टिस मनीब अख्तर साहब दोनों जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाएं, या फिर उनके पास जो मुद्दत होगी चीफ जस्टिस की पोजीशन की वो बड़ी महदूद रह जाएगी। और दूसरा ये कि उस दौरान इमरान खान साहब के जो ट्रायल्स हो जाएं, इमरान खान साहब को लंबी सज़ा हो जाए और ऐसी सज़ा हो जाए कि जिससे उनका बचना या निकलना मुश्किल हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब न्यूट्रलाइज हो जाएं और इस दौरान पार्टी टूट जाए। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन ये था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मुद्दत में 3 साल इजाफा कर दिया जाए। लिहाजा उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पैकेज बनाया हुआ था कि एक ब्लैंकेट चेंज लाई जाए जिसमें तमाम सरकारी मुलाजम जो है उन सबको 3-3 साल दे दिए जाएँ, तो उसमें काजी फायज ईसा साहब को भी मिल जाएंगे। पहले काजी फायज ईसा साहब इनकार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें समझाया गया तो वो अंडरस्टैंड कर गए कि इसे मेरे लिए नहीं किया जा रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उस सब के लिए किया जा रहा है, तो फिर वो कन्विंस हो गए। और दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट के पास ये है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस न बनने दे, और उसके लिए ज़ाहिर है कोई एक आइनी तरमीम की जाए और उस तरमीम के अंदर हो कि 3 या 5 जजेस का एक पैनल आएगा। जिस तरह आर्मी चीफ का तकर्रुर होता है कि 3 नाम आते हैं और उनमें से एक नाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वज़ीर साहब उसको तस्लीम कर लेते हैं, फिर प्रेसिडेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो 3 या 5 जजेस जो है उनका नाम आ जाए, समरी आ जाए, और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर ले गवर्नमेंट। और अगर ये हो जाता है तो ये इस वक्त तो ज़ाहिर है जजेस का मामला जो है ना वो ऑटोमेशन पे है कि खुद ही जो सीनियर तरीन जज होता है वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। तो ये सारा इशू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा, और उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को ये होगा कि अगर वो 3 जजेस हैं या 5 जजेस हैं जो इस दौड़ में हैं, तो पहले से गवर्नमेंट के साथ वो अलाइन होना शुरू कर देंगे कि जी हो सकता है कि मेरी बारी आ जाए, और वो गवर्नमेंट को प्लीज़ करना शुरू करेंगे। और अगर गवर्नमेंट को प्लीज़ करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट को तो बड़ा फ़ायदा है। ये जो रोज़ाना गवर्नमेंट की बेइज्जती हो रही है अदालत के अंदर, गवर्नमेंट इससे भी बच जाएगी। और बड़े बड़े जो केसेस हैं जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ठुक रहे हैं उनका भी उनको गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। ज़रा अदालत थोड़ी सी नरम हो जाएगी, या वो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो नरम हो जाएंगे। और ये गवर्नमेंट का ख्याल था कि हम इस तरह कर लेते हैं। दूसरा जो है सारा, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए जो तरमीम कर रही हैं उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था, एक फुल कोर्ट समात हुई थी, बेंच बना था, उससे ये 2/3 मेजॉरिटी जो थी गवर्नमेंट की वो उड़ा दी थी। वो इस तरह के जब इमरान खान साहब की पार्टी जीत के कौमी असम्बली आई थी तो उसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना पड़ा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस सीटों के लिए कोई नाम नहीं दिए हुए थे, लिस्ट ही दी हुई थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पार्टीज़ हैं इन्होंने वो मखसूस सीटें आपस में तकसीम कर ली थी, उससे गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी हो गई थी। ऐसा गवर्नमेंट उसको बड़ी आसानी से वो बिल पास कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई का फैसला दे के सब चीज़ों को उड़ा दिया, और उसके बाद वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पार्लिमानी पार्टी भी बन गई, और उसके पास ये इख्तियार भी आ गया कि मखसूस सीटें उसको मिलनी चाहिए। गो इलेक्शन कमीशन उसके रास्ते में रुकावट डाल रहा है कि किसी तरीके से भी मखसूस सीटें ना मिलें इनको, ताकि जो गवर्नमेंट है उसकी अददी बर्तरी ख़त्म ना हो। तो अब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि ये बिल जो है ना पास करवाया जाए। अब गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से अब गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन ये बचता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो इनके MNAs हैं या सेनेटर्स हैं, उनको तोड़ लें। तो ये सबसे आसान काम है और इस पर काम बड़ा हुआ है। इस वक्त भी 7 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो गायब हैं, और उनके बारे में पार्टी का क्लेम ये है कि वो पंजाब हाउस के अंदर रखे हुए हैं। तो 7 तो वो MNAs के गए। इसी तरह कुछ सेनेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के रेडियस में, जो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग के अंदर है। लेकिन जब ये होता है तो उसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के दौर में एक फैसला हुआ था कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की विल के खिलाफ वोट देना चाहता है
तो एक तो वोट भी कंसिडर नहीं होगा और दूसरा वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले ये जो 63(1)(f है उसको तब्दील करना ज़रूरी है। तो ये जो आइनी पैकेज गवर्नमेंट लेके आ रही है उसके अंदर ये भी है कि जनाब 63(1)(f जो है उसको चेंज कर दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, और उसमें जो लोग अगर अपनी पार्टी की विल और विश के खिलाफ वोट देते हैं तो वो बेशक डिस्क्वालीफाई हो जाएं लेकिन वोट कंसिडर हो जाए। और अगर ये हो जाता है तो गवर्नमेंट ने कुछ सौदेबाजी किए हुए कुछ लोगों के साथ, जनाब कि आप फिक्र ना करें, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप एमएनए नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बाद आपके किसी बेटे को हम ये सीट पे इलेक्ट करवा के दोबारा लेके आएंगे और साथ साथ उसको वजारत भी दी जाएगी, साथ साथ कुछ और फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तो वो लोग एग्री कर गए हुए हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना इस तरह 63(1)(f के अंदर तब्दीली करना चाहती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 8 या 6 जजेस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे गवर्नमेंट को कोई एक बुरी खबर देते हैं और इमरान खान साहब को मसलसल रिलीफ देते जा रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट यहाँ पे फंसी हुई। तो गवर्नमेंट एक और आइनी तरमीम भी लाना चाहती है और वो तरमीम ये है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में भिजवाया जा सके, यानी रोटेशन पे कर दिया जाए। तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 या 8 जजेस हैं इन सबको मुख्तलिफ जगह भिजवा दिया जाएगा। इनको बलोचिस्तान भेज देंगे, सिंध भेज देंगे, पंजाब भेज देंगे, हो सकता है कुछ को गिलगित बल्तिस्तान भिजवा दें, किसी को आज़ाद कश्मीर भिजवा दिया जाए कि जनाब आप वहाँ जाके लोगों को ट्रेन करें। और जब ये लोग वहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ से जो लोग यहाँ आएंगे तो ये जो सूरत हाल इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर बुरी खबरें मिल रही हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी, ये भी फिर गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगी, फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस भी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ये भी चाहती है कि जो जजेस की तकर्री है उसके अंदर पार्लियामेंट या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे पहले जो तमाम चीफ जस्टिस आते हैं वो अपनी मर्ज़ी के वकला को जज बना लेते हैं और गवर्नमेंट जो है ना उसमें से ऑफ है। तो गवर्नमेंट अब आप उसके अंदर भी ये शामिल होना चाहती है। साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है कि एक आइनी अदालत बनाई जाए और वो आइनी अदालत जो है ना सुप्रीम कोर्ट के इक्वल हो और उसके 5 रुकनी उसका बेंच हो, 5 उसके अंदर जजेस हों और वो सारे के सारे जजेस जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के लेके आएँ और जितने आइनी केसेस हैं जिसके अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है या इमरान खान साहब के केसेस है वो सबको उस आइनी अदालत में शिफ्ट कर दिया जाए और उस अदालत के पास ये इख्तियार हो कि वो नज़रसानी भी वही सुनेगी और उस के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज नहीं किया जा सकता। गोया कि एक इक्वल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगी दूसरी पार्ट 2, जिसके पास ये इख्तियार होगा कि वही फैसला करेगी और ये केस जो होगा वो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकेगा। तो गवर्नमेंट इसके साथ साथ एक और चीज़ है, बलोचिस्तान की जो असम्बली है उसके अरकान में इजाफा करना चाहती है। तो ये एक लंबी चौड़ी किस्म की तब्दीली है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करना चाहती है। अब इसके अंदर याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 5 जजेस का पैनल आए और उसमें से एक चीफ जस्टिस का तयन किया जाए। अब जो 5 अगर जजेस का पैनल आता है तो यह समरी आती तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले नंबर पे होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब दूसरे नंबर पे होंगे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तीसरे नंबर पे होंगे। तो पहले जो 3 जजेस हैं उनमें से गवर्नमेंट किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब आएंगे, फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है, मौजूदा गवर्नमेंट ये चाहती है कि चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब ये सारा मामला जो है वो फंस गया, 2 जगहों पर फंसा है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अचानक एक फ़ैसला बल्कि एक वजाहत दे दी, उसको ऑर्डर डिक्लेयर किया और उसमें यह था कि 41 जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि इनके बारे में फ़ैसला किया जाए कि ये हैं किस पार्टी के, क्योंकि इन्होंने तो कोई पार्टी की नॉमिनेशन पेपर्स ही जमा नहीं करवाया हुआ है। तो उस पर उन्होंने वजाहत दे दी कि नहीं, इनको आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA समझें और उसके बाद इनकी बुनियाद पे फौरी तौर पर मखसूस सीटें इनको जारी की जाएं और अगर आप ये काम नहीं करते तो फिर आप सज़ा के लिए तैयार हो जाएं। इस ऑर्डर के बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो थी उसके पास जो स्पेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स को घसीट के उनसे वोट लेने की, वो ख़त्म हो गई। और उससे पहले गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल थी कि हमारे पास लोग हैं और हमने ये सब कुछ कर लेना है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसके इस ऑर्डर के साथ ही वो स्पेस ही ख़त्म हो गई। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ये याद रखिएगा कि ये जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है या वजाहत है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, ये आप जहन में रख लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला है और इसकी बुनियाद पे किसी वक्त भी ये सारा जो पैकेज है तरमीम का ये रिवर्स हो सकता है। अब उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन था गवर्नमेंट के पास, वो थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास कौमी असम्बली में 8 अरकान हैं और सेनेट के अंदर 5 अरकान उनके पास मौजूद है।
अब अगर कुछ लोगों को गवर्नमेंट दाएं बाएं से शामिल कर ले जो आज़ाद हैं या कुछ कमज़ोर उम्मीदवार हैं या बैठे हुए हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल जाएं तो गवर्नमेंट का मामला ठीक हो सकता है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, बस आप समझें उनकी लॉटरी निकल आई, और पिछले 2 दिनों से हर पार्टी जो है जिसके कुछ न कुछ मफादात वाबस्ता है वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान साहब की दहलीज पे जा रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब इसको इंजॉय कर रहे हैं। अब क्योंकि मौलाना वाकई सियासतदान है, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को सियासतदान कहा जा सकता है तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, और उसके बाद अगर किसी की बारी आती है तो फिर वो आसफ अली ज़रदारी साहब हैं। दो ही सियासतदान हैं, बाकी सब जो हैं बेचारे कभी इधर ख्वार होते हैं कभी उधर ख्वार होते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने घर के ऊपर एक थिएटर लगाया और सबको इन्वाइट किया कि आएँ जी आएँ, कोई मसला ही नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार जाती रही, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी इमामत में बाकायदा नमाज भी पढ़ाई और फिर उसकी तस्वीर भी बनाई, और तस्वीर बना के उसे जारी भी किया गया, और सारे अखबारात में, सारे टेलीविजन्स पे और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर चली कि जनाब ये देखें, ये वो लोग हैं जो मुझे कभी डीजल कहा करते थे, जो मेरे साथ सलाम नहीं लेना चाहते थे, जो मेरे साथ मिलना नहीं चाहते थे, आज मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और बड़े इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। लिहाजा मजबूरी जो होती है इंसान को इतना मजबूर कर देती है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तो ये चीज़ इस्टेब्लिश की। उसके साथ साथ ही उन्होंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे कहा कि जी आप डटे रहें और आप इस तरमीम में गवर्नमेंट का साथ ना दें, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना उनको इनकार किया और ना ही उनको हाँ की। उनसे कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप भी कुछ तरमीम लेकर आएँ, मैं वो गवर्नमेंट के सामने रखूँगा, फिर कोई दरमियान का रास्ता निकालते हैं और फिर हम फैसला करेंगे, और मैं अपनी शूरा से बात करूँगा। और उसके बाद जब गवर्नमेंट के लोग गए, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी गए, तो उनके साथ भी उन्होंने कहा जी हाँ अपना पैकेज दें, आप मुझे पढ़ने दें, मैं अपनी शूरा के साथ बात करूँगा। इसके लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना इमरान खान साहब की पार्टी को जवाब दिया, इनकार किया, ना उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार किया, उन्होंने दोनों को इंगेज रखा। और उसके बाद जब गवर्नमेंट ने अपना पैकेज दिया तो उसको पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अब इस पर डेलिब्रेशन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। और उस साइड से जब एक दूसरा पैकेज आया तो अपोजिशन की तरफ से, तो उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपकी चीज़ें जो है कोई अजीबो-गरीब सी हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 5 जजेस का पैनल आए, उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाए, तो हम इसको 3 कर लेते हैं। जब 3 कर लेंगे तो पहले तीनों जजेस जो हैं वो आपकी मर्ज़ी के हैं, तो उनमें से कोई भी चीफ जस्टिस बन जाए तो आपको तो फ़ायदा ही, आपको क्या नुकसान है उसके अंदर। तो इस तरह उनको कायल किया। कुछ चीज़ें उन्होंने कहा जी बलोचिस्तान के अंदर सीटें बढ़ती हैं तो बढ़ने दें, क्या फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। हाल बता ये है कि मैं किसी को एक्सटेंशन नहीं देने दूंगा। वो आपने कहा है आपको काजी फायज़ ईसा साहब पसंद नहीं है, कोई मसला नहीं, काजी फायज़ ईसा साहब का चैप्टर क्लोज है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको ये कह दिया। गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से कहा कि जी आप कोई मसला नहीं है, आपको चीज़ें लेके आएँ और फिर उसके ऊपर बात करता हूँ। तो रात भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सबको दौड़ाया, आज दिन को भी सबको उन्होंने दौड़वाया, और उसके बाद अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और अल्टीमेटली गवर्नमेंट नाकाम हो गई। और गवर्नमेंट ने अगले हफ्ते के लिए तमाम सेशंस जो हैं वो पेंडिंग कर दिए हैं, और वज़ीर साहब शायद अमेरिका जा रहे हैं। तो वो जो गवर्नमेंट का ख्याल था ना, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उड़ा दिया। तो अब अगर ये कहा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वाकई मज़ेदार सियासतदान हैं, तो ये बात गलत नहीं हो गई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर से फ़ोन भी करवाया गया, सऊदी अरेबिया से भी फ़ोन करवाया गया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो फंडिंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सऊदी अरेबिया से आता है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले में सऊदी अरेबिया की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वहाँ से कॉल भी आई। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनको भी कहा कि फिक्र ना करें आप, यानी इनकार उनको भी नहीं किया और हाँ भी नहीं की। और इसी तरह जो अख्तर मैंगल साहब हैं, उनके 2 वोट हैं, तो अख्तर मैंगल साहब ने कहा कि हर वोट के एवज़ आप 1000 मिसिंग पर्सनस जो है उनको रिलीज़ कर दें, यानी 2 वोट 2000 मिसिंग पर्सन, तो मैं आपको ये 2 वोट दे देता हूँ। तो उन्होंने ये शर्त रख ली। अब यहाँ पे ये याद रखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अपना डेरा आबाद किया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, कुछ 7-8 दिन जो है ये मेला लगा रहना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अगला पूरा हफ्ता इसको खींचना चाहते हैं। उनको मज़ा आ रहा है कि बाहर DSNGs लगी हुई हैं, रिपोर्टर्स पीछे भाग रहे हैं, एक वफद के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, और मौलाना छोटे छोटे काम भी कहते जा रहे हैं, और गवर्नमेंट वो काम भी धड़ाधड़ कर रही है। तो मौलाना को मज़ा आ रहा है। और ये सो फार सो ये इतना ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक मौलाना ने इस्तेमाल किया है कि इमरान खान साहब तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। आज उन्होंने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कमाल सियासतदान है, उन्होंने तो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया है। अब पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब का मजाक उड़ाया करती थी, वो भी आज बड़ी तारीफ़ कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से जमहूरियत बच गई। मौलाना इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इनकार कर देंगे गवर्नमेंट को? बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की हिस्ट्री है, आप गौर से देखें कि ये कभी एंटी स्टेट नहीं गए। ये स्टेट के हमेशा साथ रहते हैं, प्रो स्टेट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप दे के, थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा करके, थोड़ा सा पुश करके अपने मफादात, अपने सियासी फ़ायदे लेते हैं। तो इस बार भी ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बस ये चाहेंगे कि स्टेट बराह रास्त इनके साथ डील करे, यानी जो कुछ भी हो GHQ के साथ इनकी डील हो, बिलावल भुट्टो या इसमें वज़ीर आज़म साहब शामिल ना हो, ताकि बराह रास्त गिव एंड टेक हो। वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के साथ वो को मामला तय करें, वो उधर से मामला सेटल करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, रियासत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है। और अब अगला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ देंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर हैं और दोनों वहाँ पे स्टेक होल्डर हैं। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे। ये इसी तरह नमाज़ें पढ़वाते रहेंगे और वो इनकी अमावत में नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, इसी तरह आते रहेंगे, इसी तरह जाते रहेंगे, इसी तरह दुआएं खैर होती रहेगी, लेकिन इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी कर लेगी और ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब अगला सवाल फिर वही है कि अगर अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला किया हुआ है कि उसे जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना है, तो गवर्नमेंट क्या उसे रोक सकेगी? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट रोक नहीं सकेगी। अगर अल्लाह ताला का यह फ़ैसला है तो जितना चाहे ज़ोर लगा लें, बहरहाल वो हो के रहेगा जो होना है। और उससे अगला सवाल ये है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस पूरे सिस्टम को डीरेल कर दें? मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलाग में मुलाकात।